इट इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी एरिया परपेंडिकुलरली। नहीं, किसी एरिया से अगर परपेंडिकुलरली कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, और फाई इज इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा कहने का मतलब है एंगल बिटवीन ई एंड ए। अगर देखिए किसी भी दूसरे हम लोग, जैसे मान लेते हैं कोई एक एरिया ऐसे है, और इस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी, हम लोगों ने डिफाइन करते वक्त तो ये बोला था कि द इलेक्ट्रिक लाइंस मस्ट पास परपेंडिकुलरली, है कि नहीं। कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर परपेंडिकुलरली पास हो रहा है किसी भी प्लेन से, किसी भी एरिया से, तो जितना लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन मान लेते हैं सर, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर पास नहीं हो रहा हो, तो फिर क्या करें। जैसे ये एक एरिया है, इसके परपेंडिकुलर नहीं जाके किसी दूसरे एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन जो है ऐसे है। जबकि यहाँ पे अगर कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट हम लोग बनाए, तो इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन जो होगा इधर की तरफ है। मान लेते हैं इस एरिया एलिमेंट को डी ए, ठीक है। बहुत बड़ा अगर एरिया हो कोई, उसको छोटा मानने, अगर मानना हो तो उसको हम लोग डीए से मानेंगे। तो ये डीए हो गया क्या, एरिया एलिमेंट, इसको हम लोग एरिया एलिमेंट बोलेंगे। और एरिया एलिमेंट और ई हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोले, या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बोले, तो ये इधर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से पहले हम लोगों ने ये एक प्लेन माना था, चलो ये भाई एक प्लेन है, और हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन था, यो एरिया से, ये एरिया से, ये एरिया से और इस प्लेन ऑफ पेपर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। जैसे मान लेते हैं ये एक प्लेन ऑफ पेपर है, ये प्लेन ऑफ पेपर है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे होगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी ऐसे ही पास हो रहा है। तो इन दोनों के बीच के एंगल कितना होंगे, तो ई और ए सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यदि ये प्लेन पे दूसरा एंगल बना के अगर पास हो रहा है, जैसे मान लेते हैं ये एक प्लेन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, जबकि ये जो प्लेन रखा गया है, ऐसे रखा गया है, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा, ये एरिया वेक्टर हमेशा से ऐसे ही रहेगा। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया इधर, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया। तो सर इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेते हैं थीटा है, हम लोगों ने तो डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से पास होना चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट होंगे। जैसे ये थीटा एंगल है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा ई कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा। ये वेक्टर में 11 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि ये ई कॉस थीटा होगा, ये ई साइन थीटा। तो हम लोगों को ऐसा कंपोनेंट लेना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ऐसा कंपोनेंट लेना है जो कि ये प्लेन से परपेंडिकुलर हो। तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं हुआ। ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बनाया है। तो एरिया वेक्टर से देखो तो अलोंग कौन से जा रहा है, तो ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा जो होगा, अब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम लोगों को लेना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कौन सा कंपोनेंट हम लें, ई कॉस थीटा, और दूसरा क्या है ई। तो वही तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ई ए कॉस थीटा। तो उस तरह से जो हमने पहले भी किया था, उस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट डॉट प्रोडक्ट जो होगा कॉस थीटा के टर्म में होगा, या इस तरह से इसका कंपोनेंट बनाकर भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बता सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई ए कॉस थीटा। अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड अगर कोई लॉ है, तो वो लॉ है गॉस लॉ। गॉस लॉ, ठीक है ना। ये गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे आज।
और गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। हालांकि तुम लोगों को 3 एप्लीकेशन हम लोग ये सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है, 3 एप्लीकेशन, लेकिन उससे रिलेट करके दूसरे दूसरे भी न्यूमेरिकल्स वगैरह देते हैं। तो पहले तो 3 न्यूमेरिक इसके एप्लीकेशन पढ़ ले, ये गॉस लॉ क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो ये गॉस लॉ जो है, गॉस साहब ने एक फॉर्मूला बोले तो या स्टेटमेंट बोले तो ये लॉ एक बनाया है। ये लॉ किसके लिए बनाया है? दैट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सर हमारे पास तो फॉर्मूला पहले से भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक चार्ज है प्लस क्यू, और इसके आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने टी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को निकालना है, तो सर हम लोगों को निकालने आता है। कूलम्स लॉ ने हम लोगों को बताया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। इसका डायरेक्शन इधर होगा। हम लोगों ने पढ़ा है, ये किस बेसिस में पढ़ा है? कूलम्स लॉ के बेसिस पे। देखो कूलम्स लॉ जो होगा ये एप्लीकेबल उस वक्त ही होगा सिर्फ जिस वक्त ये चार्ज जो होंगे पॉइंट चार्ज होंगे, एक ही चार्ज होगा, या किसी बहुत ही छोटी जगह पे कोई चार्ज होंगे, तो वो चार्ज के लिए ये एप्लीकेबल है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए ये कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कहने का मतलब, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वन डायमेंशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए एक टर्म भी हम लोगों ने जाना था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस में 2 डायमेंशन में है, एरिया में फैला हुआ चार्ज है, तो उसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। या वॉल्यूम में 3 डायमेंशन में फैला हुआ चार्ज है, तो उसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कूलम्स लॉ का ये फॉर्मूला जो है ये नहीं बता पाएगा। क्योंकि देखें, जैसे मान लेते हैं ये एक रॉड है, ठीक है ना, इसके पास एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, और बोला इस बहुत सारे चार्ज के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक निकाले। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस चार्ज। कितना ज्यादा चार्ज हमको बनाना पड़ेगा और कितना ज्यादा कंपोनेंट हमको बनाना पड़ेगा, और कितने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को हम लोग रिजल्ट में निकालेंगे, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नो। सो इस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए ये गॉस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। ये गॉस लॉ जो है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, वो कितना होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए ये लॉ हम लोग पढ़ेंगे। तो गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलेगा कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोले तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux through a closed surface, through a closed surface, और ये सरफेस जो होगा ना 3 डायमेंशन में होगा, ठीक है, 3 डायमेंशन में, कभी भी ये क्लोज सरफेस को 3 डायमेंशन में लेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon time, 1 by epsilon time total charge, 1 by epsilon time total charge enclosed in that surface, ठीक है। जैसे देखें, मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, तो ये चार्ज जो है ना, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगे। अगर कोई बोले कि इसके कारण से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो हम लोग एक क्लोज सरफेस बना देंगे, देखो यहाँ पे, और क्लोज सरफेस ये सर्कल क्लोज सरफेस नहीं है, देखो ये क्लोज सरफेस जो बनाएंगे हम लोग, ये एक स्पेरिकल बनाएंगे, 3 डायमेंशन में बनाएंगे। तो 3 डायमेंशन में देखिए तो एक चार्ज है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे 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 नीचे
सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में पास करेगा ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा या कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट विल फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम 1/एप्सिलॉन टाइम्स ये टोटल चार्ज, यहाँ पे कितना चार्ज है Q, तो Q चार्ज, मैं इसको Q इनसाइड लिख दे रहा हूं। जो साइड जो चार्ज है यहाँ पे वो चार्ज इनसाइड होना पड़ा, आउटसाइड नहीं, इनसाइड। इस सरफेस के इनसाइड में जितना चार्ज होगा उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स जो वैल्यू होंगे वो वैल्यू ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आ जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू पाई बाई ए कॉस थीटा भी कर सकते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये सरफेस सर अपने से आ गया, ये हम लोगों ने अपने आप रखा है ये सरफेस। तुम इतना रख दो या इतना बड़ा रख दो या और भी ज्यादा बड़ा रख दो या और बड़ा रख दो या छोटा रख दो, जितना भी रखो ये इतना ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड किसी भी एरिया के लिए, किसी भी सरफेस एरिया के लिए या किसी भी शेप के लिए इतना ही रहेगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स Q इनसाइड। जैसे यहाँ पे देखा जाए, जैसे मान लेते हैं ये छोटा वाला सर्कल अगर बनाते हैं तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8। तो ये बड़ा वाला बना दिया तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही तो है। तो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितना भी बड़ा या छोटा या इसके लिए क्लोज सरफेस बनाए वो सरफेस से उतना ही पास होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये सरफेस जो हमने बनाया है इस सरफेस को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये एक कैलकुलेट करने का मेथड है कि गॉसियन सरफेस बनाकर हम लोग निकालते हैं कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसका थोड़ा प्रूफ देख ले, ऐसा Q/एप्सिलॉन टाइम्स होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे, ये पॉइंट पे मान लेते हैं P पॉइंट पे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। सर ये हम लोगों को कैलकुलेट करना आता है, अगर ये R हो तो इसको कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, कितना होगा 1/4πε0 Q/r²। गॉस ने इसी को कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड बना दिया, क्या बोला, जिस पॉइंट पे हम लोगों को ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस पॉइंट को लेकर एक बहुत ही सिंपल सा एक क्लोज सरफेस बना दीजिए। सर हमेशा स्फीयर ही बनाए, हमेशा सर्कल ही बनाए, सर्कल तो होगा ही नहीं, स्फीयर होगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में बनाना है। तो जरूरी नहीं है, जैसे जैसे चार्जेज होंगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के चार्जेस होंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, उस डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार में हम लोग ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे। जैसे मान ले एक रड होगा तो रड के आसपास हम लोग सिलेंडर बनाएंगे, मान ले एक प्लेट होगा तो प्लेट के आसपास सिलेंडर बनाएंगे, पॉइंट चार्ज होगा, स्फेरिकल चार्ज होगा तो उसके आसपास हम लोग स्फीयर बनाएंगे। ये डिपेंड करता है किस चीज पे। हालांकि कोई भी शेप बनाओगे तो उतना ही आएगा, लेकिन हम लोग सिंपल मेथड से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैटर करता है। तो देखें, जैसे मान लेते हैं ये एक Q चार्ज है, इसके कारण से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये पूरे गॉस लॉ में ये एप्लीकेबल होगा, ये पूरे गॉस लॉ के जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो सब में यूज करेंगे। तो पहले इस मेथड को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये पूरे सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है वो हमको निकालना है। तो पूरे सरफेस का तो हमको मालूम नहीं है, सबको काउंट करना पड़ेगा, कितना 1 2 3 4 5, एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस। तो ये कैलकुलेट करना कितना आसान होगा तुम समझ सकते हो, एक इमेजिनरी चीज को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक मेथड, मैथमेटिकल मेथड अप्लाई करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक बहुत ही छोटा एरिया एलिमेंट मानेंगे, बहुत ही छोटा एरिया एलिमेंट मानेंगे। इस एरिया को हम लोग बोलेंगे DA।
डी ए कहने का मतलब क्या होगा, डी ए इज द एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, ठीक है ना। ये एरिया एलिमेंट जो होगा, ये एरिया एलिमेंट जो होगा, ये एरिया एलिमेंट को अगर इंटीग्रेशन कर दें, हालांकि तुम लोगों को यदि मैथमेटिक्स से एसोसिएट कर रहे हो, मैथमेटिक्स तुम लोगों को पता है या कैलकुलस तुम लोग पढ़े होंगे, तो ये थोड़ा बहुत तुमको जानकारी होगा कि अगर बहुत ही छोटा एलिमेंट को अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दें तो बहुत ही बड़े एरिया का, बहुत ही बड़े सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो ये छोटा सा एलिमेंट लेंगे और छोटा सा एलिमेंट को हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो बड़ा वाला स्फीयर आ जाएगा। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कहीं पे कोई चीज निकालना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा स्पेस पे कुछ नंबर्स हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस ऑब्जेक्ट को नंबर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही छोटा एक एरिया मानेंगे और उस एरिया में कितने वो ऑब्जेक्ट है वो देखेंगे और टोटल एरिया के अप्रोक्स में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल एरिया में कितना यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। तो हम लोग वही मैथमेटिकल टूल को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे चीजों को सोल्व करने के लिए मैथमेटिक टूल्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पर भी मैथमेटिकल टूल मैंने यूज किया है, यहाँ डी ए यूज करूंगा, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट मानूंगा और इसको इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए मैथमेटिक्स में, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आना चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ, छोटा सा कंसेप्ट होना चाहिए इंटीग्रेशन का। तो देखिए यहाँ पे छोटा एलिमेंट मान लिया मैंने, ये छोटा एलिमेंट जो है ये एरिया एलिमेंट ऐसे बैठा है यहाँ पे स्फीयर पे, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, डीए का डायरेक्शन हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री एंगल बना। अगर इस एरिया एलिमेंट को यहां मान लेते हैं, यहां मानते हैं, किसी भी जगह पर मान सकते हैं ना, ये आर डिस्टेंस पे हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, तो आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पे भी मान सकते हैं, ये पॉइंट पे भी मान सकते हैं, ये पॉइंट पे भी, ये पॉइंट पे भी, क्योंकि एक चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पे भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आर डिस्टेंस कहीं पे भी करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो होगा वो उतना ही आएगा जितना एक पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ पे अगर एरिया एलिमेंट माने तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया और डीए का डायरेक्शन इधर हो गया, यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी मानेंगे तो वही बात, यहाँ पर भी मानेंगे तो ये वही बात, यहाँ पर भी मानेंगे तो वही बात होगा। वो सभी चीजों के लिए, सभी प्लेसेस के लिए या सभी पॉइंट ये स्फीयर के लिए एक ही होगा। तो इस छोटे से एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, देखो टोटल एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेते हैं फाई पास हो रहा है, तो ये छोटे से एलिमेंट के लिए ये पूरे एलिमेंट का, ये पूरे सरफेस का या पूरे स्फीयर का एरिया है ए, और इसके छोटे पोर्शन को हम लोग डीए मान दिए हैं। तो ये पूरे सरफेस से अगर मान लेते हैं फाई पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका छोटा एलिमेंट कितना हो जाएगा, डी फाई, छोटा सा नन्ना सा। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के लिए भी, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एक आर डिस्टेंस पे भी, आर डिस्टेंस में ही है सभी, ये स्फेरिकल बॉडी है तो इसका किसी भी एक पॉइंट ले लेंगे तो वो ये चार्ज से आर डिस्टेंस पे रहेगा, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वही होगा। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, और देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 0, सॉरी कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 0, तो डी ए, और कॉस थीटा कहने का मतलब कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, तो डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए, और कॉस फाई कहने का मतलब, कॉस जीरो कहने का मतलब 1, तो इसको नहीं लिखते। तो टोटल निकालना है, फॉर टोटल, फॉर क्या, टोटल, टोटल के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई, और इसको ई इंटीग्रेशन डी ए। जैसे मैथ वगैरह में तुम लोग किए होगे ना, मैथ थोड़ा बहुत अगर मैथ पढ़ोगे तो ये जानकारी, अब जिसने मैथ नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा,
ठीक है ना। इसको थोड़ा इसको लर्न करना पड़ेगा ये कैसे आया, लेकिन मैथ अगर कैलकुलस थोड़ा बहुत जानते हो तो ये समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखिए डी फाई और इंटीग्रेशन, डी फाई और इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा देखो तो फाई इज इक्वल टू ई ए हो जाएगा। और फाई कहने का मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ई तो ये पॉइंट चार्ज के लिए सर हम लोगों को मालूम है, ई इज इक्वल टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ये तो मालूम है ना। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये एरिया किसका एरिया है, पूरे स्पेयर का। तो स्पेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई कट गया, तो फाइव इक्वल टू कितना बचा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। जैसे हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज लिया और पॉइंट चार्ज के जो फॉर्मूला हम लोगों को पता है उस फॉर्मूला से अगर हम लोग फाइंड आउट किए तो फाइव इज इक्वल टू कितना आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ, इट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। मैथमेटिकली हम लोग इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं कि गॉस लॉ मैथमेटिकली इस तरह से करेक्ट है। ठीक है, तो ये गॉस लॉ को यूज करके हम लोग थोड़ा बहुत एप्लीकेशन वगैरह पढ़ेंगे, 2-3 एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे। लेकिन गॉस लॉ पढ़ने से पहले या गॉस लॉ के एप्लीकेशन जानने से पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं तुमको पॉइंट वाइज बता दे रहा हूं कि इसमें क्या हमको केयर करना है। ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन करते वक्त हम लोग क्या केयर करेंगे वो हम लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट बात हम लोग को जानना है। जैसे ये समझ आ रहा है तो इसको नोट कर ले, इसको मिटा दे हैं पहले। चल इसको मिटा दे। हम पढ़ रहे हैं गॉस लॉ, और गॉस लॉ ने एक छोटा सा ही स्टेटमेंट दिया है, हालांकि उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा कर पढ़ रहे हैं, ये इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इतना चीज हम लोगों को मालूम होना पड़ा। लेकिन गॉस लॉ बोला सिर्फ इतना सा कि किसी एक इनक्लोज सरफेस के अंदर में अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होंगे या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होंगे वो कितना होगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। जितना चार्ज इंक्लोज होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। सिंपल सा उसका स्टेटमेंट था। तो देखिए अगर वो इनक्लोज सरफेस अगर हम लोग खुद बना रहे हैं, हालांकि हम लोग खुद ही बनाएंगे इसके एप्लीकेशन में, तो उस खुद बनाने वाला जो सरफेस जो है उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। तो सर गॉसियन सरफेस कैसे बनाएं या कौन सा होगा गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें जो है ये तुम लोगों को मालूम होना पड़ा। इंपॉर्टेंट बातें क्या है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात जो है गॉस का स्टेटमेंट। जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स को मैंने फाई टी से डिनोट किया, ये होगा टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस के इनसाइड में होना पड़ा, इनक्लोज होना पड़ा, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। सर ये तो स्टेटमेंट हो गया, ये तो अभी हम लोगों ने समझा है। दूसरा पॉइंट, गॉसियन सरफेस जो हम लोग बनाएंगे, ये गॉसियन सरफेस जब भी क्लोज सरफेस होना पड़ा, क्लोज्ड सरफेस होना पड़ा। ठीक है, क्लोज सरफेस कहने का मतलब चारों तरफ से बंद। तो जैसे एक पॉइंट चार्ज मैंने लिया था तो ऐसे नहीं बना सकते, मान लेते इतना तक बना दिए इतना तक खाली छोड़ दिए, ऐसे नहीं। क्लोज होना पड़ा, या तो स्फीयर होना पड़ा, या तो सिलेंडर होना पड़ा, या तो क्यूब होना पड़ा, या तो क्यूबॉइड होना पड़ा। जो भी फिगर तुम बनाओगे वो क्लोज होना पड़ा, 3 डायमेंशन में होना पड़ा, क्लोज सरफेस होना पड़ा, और वो भी 3 डायमेंशन में, जिसके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट हो। नंबर थ्री इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि ये जो हम लोग सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे, वो गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिक होना पड़ा अबाउट द चार्ज. इट मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज. चार्ज के अबाउट में हमेशा सिमेट्रिक होना पड़ा. जैसे ये एक स्फीयर मैंने बनाया, तो देखो ये चार्ज से इधर से बीच में से काट दो, इधर का पोर्शन सेम है. यहाँ से बीच से काट दो, इधर का पोर्शन सेम है. यहाँ से काट दे, इधर का पोर्शन सेम है. तो कहीं से एक जगह से अगर काटे इस चार्ज को लेकर, तो दोनों जो दो डिवाइडेड पार्ट होंगे इस सरफेस का, वो इक्वल होना पड़ा. जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर चार्ज कोई हो, यहाँ पे कुछ चार्जेज हो, यहाँ पे देखें ऐसे प्लस चार्जेज हैं, किसी मेटालिक रॉड पे हैं, ये मेटालिक रॉड पे. तो इसके लिए सर गॉसियन सरफेस बनाए. तो इसके लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल नहीं बना के हम लोग सिलिंड्रिकल बना दें. तो यहाँ से बीच से काट दें अबाउट द चार्ज, ये चार्ज से काटे, तो इधर का जो फिगर होगा इधर का भी वही फिगर होगा, सिमेट्रिकल होगा. ठीक है, इसको क्यूब बना दे, क्यूब बीच से काटेंगे तो जिस तरह से एक साइड में होगा उसी तरह से दूसरे साइड में होगा. तो ये बराबर होना पड़ा, सिमेट्रिक होना पड़ा. ठीक है ना. सिमेट्रिक अगर नहीं होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, सर इसका गॉसियन सरफेस हम लोग ऐसे बना दें, एलिप्टिकल ऐसे बना देते हैं, चलो इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये हो जाएगा गड़बड़. हालांकि ये क्लोज सरफेस है, लेकिन फिर भी ये इस चार्ज के अबाउट में अगर हम लोग लाइन ताने, तो इधर का डिस्टेंस देख लो, इधर का डिस्टेंस देख लो, तो इस तरह से ये वैलिड नहीं कर पाएगा. तो जब भी गॉसियन सरफेस बनाए उसको सिमेट्रिकल बनाए. और चौथा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा. phi t इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो फॉर आउटसाइड चार्ज. अगर गॉसियन सरफेस को हम लोग आउटसाइड द चार्ज बनाए, जैसे ये प्लस क्यू है, इसका गॉसियन सरफेस ऐसे बनेगा. मान ले हम लोगों ने कहा नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग ऐसे प्लस क्यू यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे बना देंगे. तो चार्ज तो यहाँ है ना भाई, इस गॉसियन सरफेस को यहाँ बनाए तो यहाँ के इसके अंदर में इनसाइड में कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ना होगा, तो क्यू कितना है, जीरो है, तो जीरो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो. तो जब भी गॉसियन सरफेस बनाए तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए उस चार्ज को इनक्लोज करें. ठीक है ना, तो चार्ज इनक्लोज होना पड़ा. चौथा और पांचवा इंपॉर्टेंट बात जो है, पांचवा इंपॉर्टेंट बात क्या होगा कि फाई जो होगा, या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने, टोटल फाई इज इक्वल टू, मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा. देखो छोटा सा डी ए लेंगे और उसका इंटीग्रेशन जो करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन टोटल एरिया के लिए होगा, तो ये फाई टोटल हो जाएगा. ये मैथमेटिकल टर्म, ये मैथमेटिक्स है, इसको डिनोट करने का तरीका हो गया कि फाई टोटल इक्वल टू, हालांकि फाई इक्वल टू सिंपल टोटल फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा ही होता है. ये भी वही चीज बताता है, सिर्फ मैथमेटिक्स का सिंबल का फर्क है कि एरिया को अगर छोटा ले ले डी ए और इसको इंटीग्रेशन कर दे तो ये टोटल एरिया बताएगा. वही चीज यहाँ पे है. तो हमको क्लियर नहीं ना है कैसे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, या स्फेरिकल बनाएंगे, या सिलेंड्रिकल बनाएंगे, या क्यूब बनाएंगे, या क्यूबॉइडल बनाएंगे. तो श्योर नहीं होने की वजह से हम लोगों ने मैथमेटिकली इस तरह से लिख दिया. इसका मतलब यही है. ठीक है ना. और दूसरा इसमें एक और पॉइंट हम लोगों को जानना जरूरी है, दैट इज द 6 पॉइंट. हम लोग बोले 6 पॉइंट क्या है कि अगर मान लेते हैं जैसे ये एक क्यूब है, ठीक है ना, ये एक क्यूब है, इसके क्यूब के पास कितने फेस होंगे, 2 4 6, ठीक है ना, 6 फेसेस. तो 6 फेसेस है और इसके बीच में हम लोग अंदर में एक चार्ज रखते हैं. तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेंगे ऑल डायरेक्शन में निकलेंगे, है कि नहीं, ऑल डायरेक्शन में निकलेंगे. तो इस फेस से कुछ निकलेंगे, इस फेस से कुछ निकलेंगे, इस फेस से कुछ निकलेंगे, इस ऊपर वाले फेस से, नीचे वाले फेस से, कुछ अंदर वाले फेस से निकलेंगे. तो मान लेते हैं इस फेस से, एक वाले फेस से फाई 1 निकला, दूसरे वाले फेस से फाई 2 निकला, तीसरे वाले से फाई 3 निकला, चौथे वाला से फाई 4,
हालांकि ये सिमेट्रिक होगा, सभी बराबर होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 फाई 5 6 इस तरह से अगर निकला है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 6, जितना जितना फेस होंगे वो सभी फेसेस के लिए ऐड कर देंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हालांकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं इसको। और दूसरा है किसी गॉसियन सरफेस को बना रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये क्यू है और ये एक गॉसियन सरफेस बन गया और यहाँ पे एरिया एलिमेंट मैंने माना और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया और डीए भी इधर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे डीए और ई के बीच के एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी अगर एरिया एलिमेंट बनाए तो यहाँ पर भी एंगल कितना होना पड़ा, 0 डिग्री ही होना पड़ा। ये नहीं कि एक ही गॉसियन सरफेस पे एक 0 बन गया, एक 90 बन गया, या एक 0 बन गया, ये एक ही एरिया पे एक ही एंगल रहना पड़ेगा। अब डिफरेंट एरियाज हैं तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनेंगे, लेकिन एक एरिया है तो सेम एंगल रहेगा। और दूसरा, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे या इस गॉसियन सरफेस के ऑल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होना पड़ा। ई मस्ट बी सेम, ई मस्ट बी सेम एट एवरी, हर पॉइंट पे ई क्या होना पड़ा, सेम होना पड़ा। ये सब है इंपॉर्टेंट बातें जो गॉसियन सरफेस को समझने के लिए आसान बना देता है कि ये गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस हमेशा से क्लोज्ड ही होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा। गॉसियन सरफेस से बाहर अगर चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसका मैथमेटिकल टर्म जो है टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, जितने भी फेसेस हैं, जितने भी फेसेस हैं, फेसेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टोटल सम हो जाएगा। और कोई भी गॉसियन सरफेस हम लोग बना रहे हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद हम लोग ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे और गॉस लॉ का एप्लीकेशन में हम लोग को